हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2016 में आई एक अंडररेटेड ऑस्ट्रेलियन क्राइम थ्रिलर हाउंड्स ऑफ लव का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं बेन यंग और ये उनकी पहली मूवी थी। ये मूवी एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और साथ ही वो कंट्रोवर्सी भी बताऊंगा जो इस मूवी के साथ हुई थी। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिसंबर 1987 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। हम देखते हैं कपल जॉन और एवलिन को, जो कि स्कूल गर्ल्स को खेलते हुए देख रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़की घर जा रही थी तो वो उसके पास जाकर उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं और वो भी कार में बैठ जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे घर छोड़ने के बजाय वो अपने घर ले जाकर कैद कर लेते हैं और कई दिनों तक टॉर्चर करने के बाद उसे जान से मार देते हैं। उसके टुकड़े करके जॉन कहीं दूर जंगल में दबा देता है और एवलिन ने सारी साफ सफाई कर दी। उस लड़की का नाम था गैबी और उसकी तलाश जारी है, लेकिन अब वो नहीं मिलने वाली। आपको पता चल गया होगा कि एक सीरियल किलर कपल है जो लड़कियों को पहले किडनैप करके घर में टॉर्चर करते हैं, उसके बाद उन्हें जान से मार देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं विकी नाम की एक लड़की को, जिसके पेरेंट्स अब साथ नहीं रहते, इसलिए वो थोड़ी परेशान है। वो वीड वगैरह भी लेने लगी है अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ। वैसे तो ये अपने डैड ट्रेवर के साथ रहती है, लेकिन वीकेंड्स पर ये रहती है अपनी मॉम मैगी के पास, जिसे जरा भी पसंद नहीं करती। ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ाई में इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है। जैसे कि अभी टीचर पढ़ा रही है, लेकिन ये लगी हुई है ड्राइंग में। यहाँ पर टीचर किसी प्राइम मिनिस्टर के अचानक गायब होने की बात कर रही है। वो थ्योरीज भी दे रही है कि शायद ये मर्डर था या सुसाइड या फिर कोई यूएफओ या कोई चाइनीज सबमरीन। अब यहाँ जिस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है वो हैरोल्ड हॉल्ट, जो कि 1967 में शेवियट बीच में डूब गए थे, लेकिन उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। खैर ट्रेवर विकी को मैगी के पास छोड़ जाता है और मैगी का प्लान है कि आज रात वो ग्रीस देखेंगे, लेकिन विकी को जाना है पार्टी में और वो जाकर रहेगी। उसे मैगी की परमिशन नहीं चाहिए। अब मैगी कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी, लेकिन वो कहती है कि डैड ने मुझे टैक्सी के पैसे दिए हैं। मैगी कहती है कि तुम कहीं भी नहीं जाने वाली। उसने विकी को वार्न कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका पागल बनाकर वो चोरी छुपे घर से निकल जाती है, क्योंकि पार्टी में उसे जाना ही है। वो हाईवे की तरफ जा रही थी, तभी उसके पास आ जाते हैं जॉन और एवलिन और वो उसे ऑफर करते हैं वीड। उसे वो चाहिए थी, लेकिन जॉन ऐसा दिखाता है जैसे आखिरी स्टिक भी खत्म हो गई और अब सारा माल उनके घर पे है। ये सब प्लान का ही पार्ट है, जिसमें विकी नहीं फंसती, लेकिन वो फंस जाती है दूसरे झांसे में। उसे टैक्सी चाहिए थी और वीड भी। एवलिन कहती है कि हमारा घर यहीं पास में है, वहाँ से तुम कैब बुला सकती हो, और ध्यान रखिए ये 1987 की बात है। रात का टाइम था, इसलिए विकी उन पर भरोसा कर लेती है एवलिन की शक्ल देखकर। उनकी कार में बैठकर वो पहुंच जाती है उनके घर, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उनकी डॉग लू से। जॉन इसे लेकर आया था एवलिन के लिए। ये एवलिन बताती है कि जब वो 13 साल की थी तब से जॉन के साथ है, लेकिन बीच में ये अलग हो गए थे। एवलिन की शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं जिन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इसके साथ नहीं रहते क्योंकि ये जॉन के साथ रहती है। विकी बाहर ही रुकी हुई थी, लेकिन ड्रिंक का लालच देकर एवलिन उसे अंदर ले आई। ड्रिंक पीते ही वो बेहोश होना शुरू हो गई थी और ये दोनों आराम से नाच रहे थे। तब वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देते और तब उसे एहसास होता है कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वो उसे भी एक बेड पर ले जाकर बांध देते हैं और वो बस चिल्लाती रह गई। अगली सुबह उसकी मॉम देखती है कि वो अपने रूम से गायब है। वो ट्रेवर को फ़ोन करके इसके बारे में बता देती है, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं थी क्योंकि उसे पता है कि विकी पार्टी में गई होगी। इधर विकी के पर्स में जॉन को उसका पूरा बायोडाटा मिल गया। वो कौन है, क्या करती है, सब कुछ। और विकी ने एक ही रात में देख लिया कि जॉन एवलिन के साथ कोई खास अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो सिर्फ उसे यूज़ कर रहा है। उसी की बदौलत लड़कियाँ इसकी कार में बैठ जाती हैं। अब एवलिन उसे साफ सुथरा करती है, वो उसे नहाने ले जाती है और तब विकी देखती है कि बाथरूम में एक विंडो है जिससे भागा जा सकता है। इसके बाद एवलिन उससे एक लेटर लिखवाती है, जिसमें उसने ये लिखवाया था कि मैं तंग आकर दूसरे शहर में आ चुकी हूँ, मुझे कोई और मिल गया है, अब मैं उसी के साथ यहाँ पर रहूंगी। ये सब इसलिए ताकि इसके पेरेंट्स चिंता ना करें और पुलिस में ना जाएं। लेकिन इस लेटर में एक सीक्रेट मैसेज भी है जो कि सिर्फ जेसन ही क्रैक कर सकता है, इसलिए उसने स्पेशली जेसन को ये लेटर दिखाने के लिए कहा है। ये लेटर वो भेजेंगे इसकी मॉम के पास। इधर हम देखते हैं कि जॉन घर के बाहर उतना टफ नहीं है, इस एरिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो वापस घर जाता है तो एवलिन विकी को बाथरूम में लेकर जा रही थी। एवलिन को वहीं रोककर वो खुद उसके साथ अंदर जाता है और एवलिन को यही चिंता हो रही थी कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। एवलिन इसकी हेल्प तो करती है, लेकिन वो इनसिक्योर है। वो नहीं चाहती कि किसी और के साथ मेकआउट करे, बस किडनैप करे, मारे पीटे और फिर जान से मार दे। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आता तो वो खुद उसे बाहर बुलाती है, क्योंकि वो सब समझ गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर विकी विंडो के थ्रू वहां से भाग रही थी, लेकिन उसे रोक देती है लू। तब वो छुप जाती है बाथटब में, लेकिन उन दोनों को तो यही लगता है कि वो भाग गई। दोनों बाहर जाकर उसे ढूंढ रहे थे, जबकि वो तो घर में थी। एक नाइफ लेकर वो बैक डोर से निकल रही थी कि तभी उसे पकड़ लेता है जॉन। वो दोनों मिलकर उसे काबू कर लेते हैं, लेकिन विकी ने काफी शोर मचा दिया था, जिसे सुनकर उनका पड़ोसी वहां पर आ गया। एवलिन उससे बात करती है और जॉन ने इसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था ताकि ये शोर न मचाए।
इसी बीच इसे सब कुछ बता रहा है कि वो क्या क्या करते हैं और इसके साथ वो क्या करेंगे या फिर ये क्या करेगा। एवलिन ने बात को संभाल लिया और ये दोनों तो बच गए, लेकिन विकी बचने से रह गई। एवलिन जाकर वो लेटर मैगी के मेल बॉक्स में डाल देती है और उस वक्त मैगी पहुंची हुई थी पुलिस स्टेशन ट्रेवर के साथ। पुलिस वाले भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं कि शायद वो भाग गई होगी और मंडे तक वो अपने आप वापस आ जाएगी, तुम बस वेट करो। घर जाकर उन्हें वो लेटर भी मिल जाता है, जिससे ट्रेवर तो सेटिस्फाई था, लेकिन मैगी को ये बात हजम नहीं हो रही। उधर जॉन विकी को अब्यूज करने पहुंच चुका था, लेकिन तभी वहां पहुंच जाती है एवलिन। विकी उसे बता देती है कि जॉन यहाँ क्या कर रहा था। वो भी जानती है कि अगर यहाँ से निकलना है तो इनके बीच दरार लानी होगी। वो कहती है कि जॉन बस तुम्हें यूज कर रहा है, उसने डॉग भी इसलिए ला के दिया ताकि तुम्हारा ध्यान बच्चों की तरफ ना जाए और तुम इसी तरह खुश रहो। कहीं ना कहीं एवलिन भी ये बात जानती थी, लेकिन आज किसी और ने भी कह दिया, इसलिए ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब उसे यही डर है कि जॉन उससे प्यार नहीं करता। वो जाकर उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो विकी को अभी मार डालो, लेकिन जॉन मना करता है क्योंकि उसके प्लान्स कुछ और हैं। वो कहता है कि मंडे को मैं उसे मार दूंगा। तब एवलिन अपनी गर्दन पर चाकू रखकर कहती है कि या तो वो या फिर मैं। जॉन एकदम चिल था। वो कहता है कि डू इट, क्योंकि वो जानता है कि एवलिन ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा कर सकती तो अपने बच्चों से दूर क्यों रहती। यहाँ हमें पता चलता है कि एवलिन की बेटी किम को भी उसने अब्यूज किया था, तभी वो दोनों बच्चे यहाँ से चले गए अपने डैड के पास। लेकिन एवलिन नहीं जा सकती थी क्योंकि जॉन के उसके ऊपर एहसान है, इसलिए वो जॉन की हेल्प करती है इन सब कामों में। एक तरह से वो उसका एहसान चुका रही है, और एहसान ये है कि इसकी मैरिज अब्यूसिव थी। जॉन ने इसे बचाया था मैरिज से बाहर निकाल कर। उसके बाद इसके बच्चे भी इनके साथ रहते थे, लेकिन जब जॉन ने इसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू की तो दोनों बच्चे अपने डैड के पास चले गए। अब जॉन उसे फिर से बातों में उलझा लेता है। वो झूठ बोलता है कि मैं तो बस उसे रेडी कर रहा था हम दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर अपने विक्टिम्स को अब्यूज करते हैं। वो भी उसकी बात मान जाती है और अब उसे काफी पछतावा हो रहा है कि उसने ये सब किया। इसी तरह जॉन उसे मैनिपुलेट करता है। अब वो दोनों साथ मिलकर विकी के पास जाते हैं उसे अब्यूज करने के लिए। अगले दिन जॉन पहुंच जाता है जंगल में विकी के लिए गड्ढा खोदने, और एवलिन उसके कपड़े पहनकर खुद को यंग फील करवा रही थी, जबकि विकी बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब तो उसे मरना ही है, लेकिन इसकी मॉम पूरे जी जान से इसे ढूंढने में लगी है। वो लेटर उसने जेसन को दिखाया और जेसन ने वो सीक्रेट मैसेज क्रैक कर लिया, जो कि है एक एड्रेस, और ये एड्रेस मैगी के घर के पास ही है, यानी कि विकी वहीं आसपास है, और ये बात तो हम जानते हैं। इधर एवलिन ने विकी की डायरी पढ़ ली थी। उसे पता चल गया कि विकी घर से भागकर पार्टी में जा रही थी, तब इन्होंने इसे पकड़ा। वो कहती है कि अगर तुम अपनी माँ की बात सुन लेती तो ये सब ना होता, और इस बात का एहसास उसे हो रहा है। वो उसे फिर से नहला के तैयार करती है, और इस बार तो विकी ने खुद ही अपने आप को लॉक किया। जॉन घर आता है और वो लू से काफी परेशान था। वो उसे बाहर भगा रहा था, लेकिन वो नहीं भागती, तब वो उसे लात मार मार कर जान से मार देता है, और एवलिन बीच में आती है तो उसे भी मारता है। इससे वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन जॉन ने उसे फिर से मैनिपुलेट कर लिया ये कहकर कि चलो विकी को मारते हैं। एवलिन उससे एक और लेटर लिखवाती है, और इसके बाद वो उसे नींद की गोलियां दे रही थी, क्योंकि अब जॉन उसके टुकड़े करेगा। उधर मैगी पहुंची थी पुलिस के पास उन्हें सब कुछ बताने के लिए, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए वो खुद ही काम पर लग जाते हैं। वो उस एड्रेस पर पहुंच गई थी। दरवाजे पर नॉक सुनकर एवलिन विकी का मुंह बंद कर देती है। जॉन जाकर चेक करता है तो वो उसका पड़ोसी था जो अपने पैसे लेने आया था। इसकी मॉम सामने वाले घर के बाहर है, क्योंकि खिड़की से भागते वक्त विकी उसी घर का नंबर देख पाई थी। इस घर का नंबर है 15। मैगी को अब भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए वो अपनी बेटी का नाम चिल्ला रही थी। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर इसकी खोई हुई होप फिर से जाग गई। ये इसका चांस है। इसकी मॉम बाहर इसे बुला रही है, अगर अब ये कुछ कर पाई तो बच सकती है, नहीं तो मरना तो इसका तय है। एवलिन को भी उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि इसकी मॉम की आवाज़ सुनकर वो भी उसका दर्द महसूस कर पा रही है, क्योंकि ये खुद अपने बच्चों से दूर है और ये तो उनके लिए कुछ कर भी नहीं रही, जबकि इसकी मॉम खुद से ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। अब तो इसे आंखें खोल लेनी चाहिए। विकी हिम्मत दिखा रही थी। वो कह रही थी कि मुझे मार दो। ये सुनकर जॉन उसे मारने आता है। वो उसका गला घोटकर उसे मार रहा था, तभी एवलिन उसे स्टैब कर देती है, क्योंकि उसने बहुत देख लिया। अब वो किसी और को मरते नहीं देखेगी। जॉन को बार बार स्टैब करके वो अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। इसी बीच विकी विंडो के रास्ते बाहर निकल जाती है और आखिर ये फ्री हो गई। वो अपनी मॉम की तरफ जा रही थी कि तभी उसके सामने आ जाती है एवलिन, जिसके हाथ में चाकू था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। उसकी मॉम कार में बैठकर जा चुकी थी और वो पैदल ही उसका पीछा कर रही थी। तभी अचानक उसकी मॉम का ध्यान पीछे जाता है और वो उसे नोटिस कर लेती है। यहाँ फाइनली वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल गई और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी काफ़ी टेरिफाइंग है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, यानी कि ये सब सच में हुआ होगा और यही बात सबसे खौफनाक है। तो अब सीधा बात करते हैं उस रियल लाइफ केस के बारे में। ये बात है 1986 की, जब डेविड और कैथरीन बर्नी नाम के एक कपल ने 4 फीमेल्स को किडनैप करके रेप करके चारों को मारकर जमीन के नीचे दफना दिया था। ये चारों विक्टिम्स थी 22 साल की मैरी नेल्सन, 15 साल की सुजाना कैंडी, 31 साल की नियोलिन पैटरसन और 21 साल की डेनिस ब्राउन।
उनकी 5वीं शिकार थी 18 साल की केट मॉयर, जो कि उनके घर से अगले ही दिन भाग निकली थी। उसने पुलिस को जाकर सब कुछ बताया, तब जाकर वो दोनों पकड़े गए। इस केस को कहा जाता है द मूर हाउस मर्डर्स, क्योंकि उनका एड्रेस था 3 मूर हाउस स्ट्रीट, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। उन्हें गिल्टी पाया गया और दोनों को सजा हुई, लेकिन 2005 में डेविड अपने सेल में मरा हुआ मिला। उसने फांसी लगाकर अपनी जान ली थी। कैथरीन अब भी जेल में है, लेकिन वो आज़ादी चाहती है। उसने कहा था कि जो कुछ भी हमने किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो सब लॉजिकल है। केट मॉयर, जो कि अब 3 बच्चों की माँ है, अपनी किडनैपिंग के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डेड गर्ल वॉकिंग। ये फिल्म भी 1987 में बेस्ड है, 1 साल बाद, लेकिन पहले 1986 में बेस्ड होने वाली थी। बाद में से बदला गया और ये बात भी साफ की गई कि ये मूवी मूर हाउस मर्डर्स पर बेस्ड नहीं है, जबकि है। जॉन और एवलिन बेस्ड हैं डेविड और कैथरीन पर, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। फिल्म में एवलिन जॉन के इशारों पर नाचती है, जबकि रियल लाइफ में डेविड कैथरीन के इशारों पर नाचता था। ये बात खुद केट ने बताई थी। विकी का जो कैरेक्टर है वो बेस्ड है सुजाना कैंडी और केट मॉयर पर, जो कि बर्नीस की टीनेज विक्टिम्स थी। विकी के जैसे ही सुजाना एक सर्जन की बेटी थी और उसे भी हाईवे से उठाया गया था। उससे भी लेटर्स लिखवाए गए थे और नींद की गोलियां भी उसे खिलाई गई थी। पूरा कैरेक्टर सेम है, बस विकी बचकर भाग निकली और ये पार्ट बेस्ड है केट मॉयर पर। पहले अनाउंस किया गया था कि मूवी बर्निस पर ही बेस्ड होगी, लेकिन बाद में स्टेटमेंट वापस ली गई क्योंकि कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा थी। केट मॉयर ने इसकी काफी आलोचना की थी। केट का कहना था कि मेरे साथ जो हुआ उसका फायदा उठाया जा रहा है, भला बर्निस को हवा क्यों देनी, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ। जब ऐसी कोई मूवी बनती है तो विक्टिम्स के ऊपर असर पड़ता है। मेकर्स ने साफ किया था कि ये मूवी कई सारे क्राइम्स को मिलाकर बनाई गई है और वो आज तक यही कहते हैं, जबकि ये पूरी तरह साफ है कि ये मूवी बर्निस के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि डिटेलिंग बहुत ज्यादा सिमिलर है। इवन जॉन के घर का लेआउट भी सेम बर्निस के घर के जैसा है। तो अब आप सब कुछ समझ गए हो। कंट्रोवर्सी के बाद भी इसे 27 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 20 इसने जीते भी, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सही है। फन फैक्ट ये है कि मूवी 20 दिनों के अंदर ही शूट कर ली गई थी। तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको रियल स्टोरी पर बेस्ड और वीडियोस चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और ये सब इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।